नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज में हमने आपसे कहा था कि 35 वीडियो आएगी, तो इन 35 में से आप 12वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने 11 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देख के पीडीएफ के साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न के साथ कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। जैसा कि अगर आप हमारे क्लास को पहले से वॉच करते आए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट देता हूं, जो पॉइंट टू पॉइंट उसी लैंग्वेज में उसी फॉर्म में आपको एग्जाम का हॉल के अंदर देखने को मिलती है। तो फैक्ट को जो है इग्नोर नहीं कीजिए, इसे भी लेके चलना है, फैक्ट को भी कवर करते चलना है। पहले प्रश्नों के साथ शुरू कर रहा हूं, है ना। पहला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम भी सुरेंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, त्रिवेंद्रम भी सुरेंद्रन जो है इसका संबंध मृदंगम से है। किससे है? मृदंगम वाद्य यंत्र से है। देखिए, मृदंगम वाद्य यंत्र का अत्यधिक प्रयोग जो है कर्नाटक संगीत के दौरान किया जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर और कर लिया था कि कर्नाटक संगीत किसे कहते हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना है कि जो साउथ के स्टेट हैं, जो साउथ इंडिया है, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब इलाकों में आप इसी संगीत के फॉर्म को कर्नाटक संगीत कहते हैं और बाद बाकी इंडिया के अन्य कोना में हम इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कर्नाटकन संगीत में जो है मृदंगम का इस्तेमाल किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है, त्रिवेंद्रम बी सुरेंद्रम को 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपसे क्वेश्चन सीजीएल में कर लिया गया था कि संगीत नाटक अकादमी में कैश प्राइज कितने रुपए की दी जाती है, तो हमने कहा भैया 1 लाख रुपया दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी में, और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड में 3 लाख रुपए की जो है कैश रकम दी जाती है। ठीक है, और इसके साथ ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम दोनों में कॉमन होती है। एक एक बात को ध्यान रखते चलेंगे। यही बताता हूं कि सिर्फ पीडीएफ ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो ये जो मैं रिलेट कर रहा हूं, ये जो मैं चीजों को याद दिला रहा हूं, इन चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा अन्य मृदंग की कलाकारों में आएंगे तो रामनाथ भी राघवन, ये काफी पॉपुलर हैं और कई बार पूछे गए हैं। पालघर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, ये सभी के सभी मृदंग जो है प्ले करते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा सारंगी के प्रमुख वादकों में आएंगे तो उस्ताद बिंदा खान, ये सारंगी बजा लेते हैं। पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, साबरी खान, सुकूर खान, ध्रुव घोष, वजीर खान, आसिफ अली खान, ये सभी के सभी सारंगी के प्लेयर में से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा पंडित रविशंकर के नाम से समझ गए होंगे कि ये वाली स्लाइड में कौन सी प्लेयर का नाम होंगे, तो ये है भैया सितार से संबंधित। पंडित रविशंकर के बारे में एडिशनल जानकारी आपको पहले बताया है हमने कि सबसे पहले इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए जो है पंडित रविशंकर साहब जीते थे कंसर्ट के लिए। इनके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इनके अलावा अगला है कुशल कुमार दास, ये भी सितार बजाते हैं। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर साहब की पुत्री हैं, ये भी सितार प्ले करती हैं। शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, विलायत खान, बंदे हसन, अरविंद पारेख, पंडित अरविंद पारेख, तो ये सभी के सभी सितार प्ले करते हैं। इनके अलावा वायलिन में आएंगे तो वायलिन के प्रमुख वादकों में आएंगे तो टी.एन. कृष्णन, ये सबसे ज्यादा वायलिन में आपका एल सुब्रमण्यम पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। टी.एन. कृष्णन, एल सुब्रमण्यम और एन राजम, ये तीनों वायलिन के कलाकार हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। पखावज के प्रमुख वादकों में आएंगे डालचंद शर्मा, अभी ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। किससे भैया? डालचंद शर्मा। ठीक है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, साहित्य अकादमी मिला है इन्हें। गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, तोताराम को भी काफी पूछा जाता है, पखावज से संबंधित होते हैं, है ना। तो ये सब पखावज वाले ग्रुप हैं। इनके अलावा शहनाई के वादक में आएंगे तो सबसे फेमस बिस्मिल्लाह खां साहब को 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को जो है एक ही साथ भारत रत्न दिया गया था 2001 में। अली अहमद हुसैन और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी
के सभी जो है शहनाई से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और एसएससी के एग्जाम ने पूछा है शहनाई में कितने अंगुल छिद्र होते हैं। इस प्रकार का होता है भैया शहनाई। शहनाई मैं बना लूंगा क्या? हाँ बना सकता हूँ, क्यों नहीं। देखिए इस प्रकार से होता है आपका शहनाई, है ना, इस प्रकार से होता है शहनाई। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें कितने अंगुल छिद्र होते हैं। इस प्रकार का बजाने वाला होता है, मुंह से बजाया जाता है। तो इसमें जो है 7 आपका अंगुल छिद्र होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके अलावा सरोद के प्रमुख वादकों में अमजद अली खान, ये सरोद प्ले करते थे, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, है ना, ये सभी के सभी जो हैं आपके सरोद के प्लेयर हैं। बाद में की एक और आपसे छूट रहा है, याद करिए संतूर। संतूर से जो है थोड़ा ही है, 2-3 कलाकार ही हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। राहुल शर्मा का नाम है इसमें, भजन सोपारी का नाम है, और पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम है। तो ये तीनों को संतूर में रखिएगा। संतूर साबुन भी होती है। इसके अलावा टीएच विनायक, ये घाटम से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बजा लेते थे, कौन से वाद्य यंत्र प्ले कर लेते थे, बताइएगा। इसके अलावा एशियाई पैरा गेम 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। करंट सेक्शन का चुनिंदा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब भी पैरा वाला कोई भी गेम होगा एग्जाम में तहलका मचाएगा, और क्यों मचाएगा इससे आपसे छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक साहस आपको देता है और एक सीख भी देता है कि भाई, है ना, कि हम डिजेबल्ड होके भी मेडल जीत रहे हैं, मतलब एक सीखने की चीज है ये, ठीक है। तो पारुल परमार और आपका अमित सरोहा, ये दोनों जो हैं आपके यहाँ पे ध्वजवाहक फ्लैग बैरियर रहे हैं, है ना, पैरा एशियाई गेम 2023 में। एगो देखिए एशियाई गेम हुआ था 2023 में, जो इसमें मतलब कॉमन खिलाड़ी भाग लेते हैं, जो मतलब ठीक ठाक हो, है ना। और एगो पैरा वाला होता है जिसमें पैरा है वही भाग ले सकते हैं, ठीक है। एशियन गेम 2023 में पीआर सीरीजेस, ये मेन वाली एशियन गेम की बात हो रही है, ये भी चाइना में ही हुआ था। पीआर सीरीजेस ध्वजवाहक थे मेन वाली एशियन गेम के, चीन में हुआ था 2023 में। 2026 का एशियाई खेल जो 4 साल के बाद होगी, आगामी 2026 में होगी। अब चूंकि ये 22 वाला था तो आप 27 मत जोड़ लेना कि 23 में होगा तो 27 होगा, ये डिले हुआ था, ठीक है। ये 22 की ही खेल है जो 2023 में कराई गई थी एशियाई खेल, तो अगला 26 में होगा। सब कुछ ठीक रहा, दुनिया रहा तो ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? जापान में होगा 26 के अंदर एशियाई खेल। एक करेंट सेक्शन की क्वेश्चन, इसे भी अपने माइंड में रखें। एशियन गेम 2023 में भारत को कितने पदक मिले थे? 107 पदक मिले थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य पदक था। एशियाई गेम की शुरुआती इवेंट कहां कराया गया था? 1951 दिल्ली में, और फिर से 1982, यानी इंडिया में 2 बार हुआ है, दोनों बार दिल्ली में हुआ है एशियाई खेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना भैया। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल एक बार हुआ है इंडिया के अंदर 2010 में, फीफा नहीं हुआ है। और क्रिकेट विश्व कप अब तो अभी हालों में आप देखें कि पूर्णतः मेजबानी करे हम 2023 में, 11 में भी करे थे हम मेजबानी, लेकिन पार्शियली करे थे श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप का। फिलहाल मैं लौट आता हूं इस टॉपिक जो लिखा है यहाँ पे। एशियाई पैरा गेम 2023 में 23 जो है ये 22 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। यह चीन के झोंगू शहर में हुआ। यहाँ पे भारत को इसमें कुल कितने खेल शामिल थे? तो 22, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने ये बात है कि अगर खेल कहे तो 22, और अगर लिख दे कि कितने इवेंट के लिए यह प्रतियोगिता हुई तो 24 इवेंट बताइएगा, ठीक है भाई, दोनों बात ध्यान रखना है। इनके अलावा एशियाई पैरा गेम 2023 में भारत को कितने पदक मिले? 111 पदक मिले, वाह। और 5वां रैंक लाया है यहाँ पे। कितना रैंक लाया भाई? 5वां रैंक लिया है। तो मेन एशियन गेम में मिला था 107, अब पैरा वाला में मिला 111, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 29 गोल्ड, 31 आपका रजत और 51 कांस्य जो है हमें पैरा एशियाई गेम 2023 के अंदर 5वें रैंक के लिए प्राप्त किए हैं हम। इसके अलावा पुरुषों के भाला फेंक में, है ना, नया खिलाड़ी का नाम सुनिए, है ना, टेक चंद का नाम काफी बार पूछा जाता है, किस खेल से है ना। सुमित अंतिल का नाम काफी बार पूछा जाता है, किस खेल से है ना। भवीना पटेल का नाम पूछा जाता है, किस खेल से है। ये सब जो कुछ है ना, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अभी अनाहत सिंह छा गए हैं, अनाहत सिंह
बॉक्सिंग का पूछा जाता है कि ये किस खेल से है, तो ये स्क्वैश खेलते हैं, स्क्वैश, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपका बाद बाकी भवीना पटेल भैया टेबल टेनिस खेलते हैं, सुनील अंतिल भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, है ना। तो पुरुषों के भाला फेंक F46 प्रतियोगिता होता है, F64 प्रतियोगिता होता है। तो सुमित अंतिल जो है जनरली F64 प्रतियोगिता करते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला जो है आपका पुरुषों के भाला फेंक में F46 स्पर्धा में गुज्जर सिंह सुंदर 68.6 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता है। तो ये हमारा गोल्ड जो है जीतने वाले खिलाड़ी भाला फेंक में, तो इनको जरूर नाम रखें। प्रमोद भगत, मनीषा रामदास, ये किस खेल से होंगे? बैडमिंटन से। ये मिश्रित युगल है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक लेडीज और एक पुरुष का नाम है। तो ये मिश्रित युगल ने कांस्य पदक प्राप्त किया है, कांस्य पदक। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करेगा आपको एग्जामिनर, कैसे करेगा बता है कि जो फेमस खिलाड़ी है ना, फेमस खिलाड़ी है, उनको पूछेगा कि ये कौन सा पदक जीता। अगर आप घर में पढ़ के गए हैं तो बढ़िया है, और नहीं पढ़ के गए हैं तो वहाँ पे तो आप गोल्डे में लगाओगे, ठीक है ना, और हो जाएगा गलती। देखिए प्रमोद भगत जो है काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, है ना। तो ये जो है कांस्य पदक जीता है, न कि गोल्ड। इनके अलावा भाविना पटेल टेबल टेनिस के जो हैं पुराने खिलाड़ी, तो ये आपके कांस्य पदक जीते हैं, इनको कांस्य मिले हैं, इसीलिए मैंने पुराने खिलाड़ी को रखे हैं जो आप जानते हो और एग्जाम में जब आए तो गलती करोगे वहां पे, ठीक है। सचिन सार्जे राव, इसका नाम खिलाड़ी राव, ये वाला राव है, ये सरनेम है, ठीक है, खिलाड़ी, है ना। तो ये एथलेटिक्स में पुरुषों के शॉर्ट पुट F46 में गोल्ड जीता है। शॉर्ट पुट समझ रहे होंगे जो फेंकते हैं। इनके अलावा मोनू घनघस का नाम मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसलिए रखा है कि एक है भैया नीतू घनघस, है ना, नीतू घनघस, ये क्या खेलती है? तो ये खेलती है भैया महिला बॉक्सिंग से संबंधित है, और 2023 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपका दिल्ली के अंदर हुआ था, तो वहां पे नीतू घनघस मैडम ने गोल्ड जीती थी। नीतू घनघस, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहेन और आपका जो है लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बोरा, नीतू घनघस और निखत जरीन, ये 4 महिलाएं जो है यहाँ पे जीती थी वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला वाला चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में। तो उन्हीं में से एक मोनू घनघस ऐसा ही नाम है, तो ये डिस्कस थ्रो से चांदी जीती है, ठीक है। इनके अलावा पुरुष के शतरंज टीम यहाँ पे गोल्ड जीते हैं, महिला के शतरंज टीम यहाँ पे कांस्य जीते हैं। सतीश ईनानी दर्पण, ये शतरंज में सोना जीते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये था हमारा जी एशियाई पैरा खेल 2023 का कुछ डाटा। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? इको एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो ये भैया हमारा मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। एक मैक्स प्लांक भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आती है, ज्यादातर फिजिक्स में आता है। प्लांक कांस्टेंट का जो इंडिकेशन है H होता है ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। इनके अलावा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंस अब नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ये भी सीखने के लिए स्रोत यहाँ से ले सकते हो आप, प्रेरणा स्रोत जो है यहाँ से ले सकते हैं कि भाई एक चेयर पे बैठ के, है ना, इतने बड़े बड़े कारनामा किए। इनके अलावा पिंजर, रसीदी टिकट, इनके लेखिका अमृता प्रीतम है। इनके अलावा व्हाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह साहब का पुस्तक है। भगत सिंह साहब से जितना जाने उतना ज़्यादा अच्छा है। आए दिन क्वेश्चन आते हैं। 8 तारीख को जो है आपका 8/29 है ना, 1929 को ये आपका फेंके गए थे असेंबली में बम। इसके अलावा 23 मार्च 1931 को जो है आपका क्या हुआ था भैया, फांसी की सजा हुई थी भगत सिंह साहब को। 1926 में नौजवान सभा का गठन किए थे भगत सिंह साहब। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया, ये सब जरा ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, है ना, कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन होंगे? तो चार्ल्स डार्विन होंगे। द गूगल स्टोरी, डेविड विस के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इनके अलावा स्लम डॉग मिलेनियर एक पिक्चर भी है ना। तो स्लम डॉग मिलेनियर जो किताब है, इनके लेखक हैं विकास स्वरूप। जो पिक्चर है उसमें गीत गाना, एगो गीत था जय हो, है ना। ये जय हो गीत के लिए AR रहमान को आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और इसी जय हो गीत को ना
दूसरे भाषा में रूपांतरित करने के लिए तन्वी शाह को भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और इस प्रकार तन्वी शाह इंडिया की पहले महिला बनी जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड प्राप्त की। द ग्रेट इंडियन नोवेल अंबेडकर ए लाइफ एन ईरा ऑफ डार्कनेस द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक शशि थरूर हैं। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे ले जाएगा। लिंक छूते ही आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ लिख के भेजना है। आगे की जानकारी आपको वहीं पे दिया जाएगा कि पीडीएफ आप किसी भी क्लासेस की कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो देख रहे हैं वो यूपी पुलिस का चल रहा है, बिहार एसएससी एसआई का चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का चल रहा है। एसएससी जो आप देख रहे हैं ये वाला, पास्ट में हमने एसएससी के लिए एवरग्रीन 57 चलाया था, 21 क्लास चलाया था। तो ये सभी के बारे में जानकारी वहीं मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। एग्जाम से पहले जरूर कर लीजिए 50-100 रुपया खर्च, नहीं तो फिर है ना आप हमें जरूर ये बात पे बोलेंगे कि आपने बताया था। इनके अलावा द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ड्रीम ऑफ माय फादर, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की किताब है। मैरी कॉम प्रसिद्ध बॉक्सर है महिला, इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की है ना। इसके अलावा बी कमिंग मिशेल ओबामा की है। और अभी एक चर्चा का विषय भी है, एस अगेंस्ट ओड्स, है ना। एस अगेंस्ट ओड्स ये जो पुस्तक है ये किसकी है? सानिया मिर्जा की है। और ये चर्चा के विषय क्यों है? क्योंकि इनके हस्बैंड ने तीसरी शादी किए हैं। इनके अलावा कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबिलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? यानी पट्टा एवं काबिलियत नहीं है, कबूलियत होगा ये, ठीक है। कबूलियत, कबूलियत कबूल से बना है, कबूलियत, है ना। तो ये जो है आपका शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। इसे मैं सही करके दूंगा। शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी हुमायूं को 2 बार हराया। एक तो 1539 में भी हरा दिया था, जिसे हम चौसा का युद्ध कहते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्णायक मोड़ नहीं लिया। 1540 में निर्णायक मोड़ लिया और हुमायूं को सत्ता से अलग होना पड़ा, और यूं कहें कि निर्वासित होना पड़ा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध कहते हैं, इसी युद्ध में हराकर सूरवंश की स्थापना किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इसके अलावा शेरशाह सूरी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जीटी रोड को मरम्मत करवाना। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये जो जीटी रोड है, ये बांग्लादेश से स्टार्ट होते हुए इंडिया के रास्ते पाकिस्तान तक जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है इसकी दक्षिणी पश्चिमी गलियारा क्या है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा क्या है, मैं सब एक एक करके बता दिया हूं, ठीक है। इनके अलावा पुराने किले का निर्माण, दिल्ली में है पुराना किला, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, शेरशाह सूरी ने करवाया है। गज ए सिकंदरी भूमि मापन की एक पद्धति हुआ करता था उस समय, इसका भी प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी चांदी के रुपये चलाए जो आज इंडिया का करेंसी भी है, साथ ही साथ तांबे का भी सिक्का चलाया था जिसका नाम उस समय दाम हुआ करता था। क्या दाम हुआ करता था। इनके अलावा शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहां हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, कालिंजर महोबा कालिंजर में हुई थी। और इनका मकबरा जो है ये बिहार के सासाराम में स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध 1539, ये बिहार के बक्सर के पास है चौसा, वहीं पे आपका युद्ध हुआ था। और दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। तो इन दोनों में हराया जरूर, लेकिन निर्णायक साबित हुआ किसमें? आपका 1540 वाले में। इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है एक कि दारा सिकोह और आपका कौन भैया? औरंगजेब, है ना, दोनों भाई थे, है ना। तो इसके बीच में भी 2 गो लड़ाई हुआ, दोनों में औरंगजेबे जीता। कौन कौन सा हुआ? धर्मत की लड़ाई या घरमट की लड़ाई, ये होता है भाई आपका 1658 में। एगो होता है उसी के अगले साल 1659 में देवराई की लड़ाई, ठीक है। तो धर्मत की लड़ाई में हारने के बावजूद भी सत्ता पर आसीन नहीं हुए। जो देवराई का युद्ध है ना, उसके बाद जो है औरंगजेब को सत्ता मिला और दारा सिकोह को लड्डू मिला, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। इसके अलावा
जो बक्सर का युद्ध अभी हमने कहा कि 1539 में चौसा या बक्सर के पास जो है युद्ध हुआ था आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, उसी प्रकार का बक्सर का युद्ध 1764 काफ़ी फेमस है अपने इतिहास में। इसमें जो है अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के शासन मुगल बादशाह का जो आपका सेना था वो संयुक्त सेना, और इधर से हेक्टर मुनरो की सेना ने भाग लिया था अंग्रेज के तरफ से, तो ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, और शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है कि एक के तलवार में शेर का मुंडी काट दिया। वाह क्या बात है ना। तो ये आपका कौन दिए थे? बहार खान लोहानी, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, शेरशाह सूरी कौन शासक थे? तो अफगान, जैसे पूछा जाता है ना कि अमुक शासक अफगान था, तुर्क था, अरब था, मंगोल था, तो आप क्या बताओगे? अफगान था। आप लोग बताइएगा कि जो ये मोहम्मद गजनी थे, मोहम्मद गजनवी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही चर्चा किया है, सुबख्तगीन के पुत्र थे, जो सोमनाथ मंदिर का हमला उसका काफी पॉपुलर है। तो कौन से वंशज से थे? ये अफगान, तुर्क, मंगोल, इस प्रकार बताइएगा थोड़ा, है ना। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो यह गुजरात में किया है तटरक्षक बल के द्वारा। तटरक्षक बल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सजग। कहाँ गया? ऑपरेशन सजग। इसका क्या है मोटो, क्या ना, कि तटीय सुरक्षा, तटीय जो इलाका है वहां पे सुरक्षा बढ़ाना। इनके अलावा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, त्रिनेत्र सेकेंड, है ना। ये क्या है भाई कि पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट स्कीम है। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में जो भी आतंकवादी कौम छुप के रह रहे हैं या फिर आके छुप जाते हैं, उन सभी को खात्मा करना, ढेर करना, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। त्रिनेत्र मतलब 3 आंख, ये भगवान शंकर के पास है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। ऑपरेशन अलर्ट, ये भारतीय सीमा सुरक्षा बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान के सीमा पे सुरक्षा बढ़ाने हेतु ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। इसके अलावा गडकरी विद्रोह का नेतृत्व 1844 में किसने किया था? गडकरी नाम से स्पष्ट है ये महाराष्ट्र में हुआ होगा, क्योंकि आप अभी जो नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ये भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। तो ये आपका बाबाजी अहिरकर, ये कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। कच्छ के जो विद्रोह हुआ है, कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में, तो ये गुजरात में हुआ होगा। 1816 में इसका जो नेतृत्व किए थे भारत मल किए थे। आपको बहुत हो गया भैया संथाल, बहुत हो गया आपका मोपला और कुका। एग्जामिनर का मूड फेरेगा तो ये तीनों छोड़ के पूछेगा क्या कीजिएगा, तो आपको तैयारी में रखना है ना जी, है ना। इसके अलावा कच्छ के विद्रोह बता दिया। गुजरात में कच्छ में एक नदी जो है विलुप्त हो जाती है, इसका नाम है लूनी नदी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, कच्छ से बात आया तो बता दिया। इनके अलावा कित्तूर विद्रोह 1824 में चेन्नम्मा के द्वारा कर्नाटक में चलाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। बाद बाकी चिपको आंदोलन भी जरूर ध्यान रखना है आपको। 1973 में चलाया गया था चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा पेड़ को संरक्षित करने के लिए। इनके अलावा पॉलीगर का विद्रोह, है ना, 1801 में तमिलनाडु के कटास बामन के द्वारा चलाया गया था। रामोसी विद्रोह पूछे भी जाते हैं बहुत सारे, तो 1822 में चित्तर सिंह और बलवंत फड़के के द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र में, है ना। पश्चिमी घाट तो रीजन समझ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। जैसे गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इनके सामने जो भी है पश्चिमी घाट। इधर जो भी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी घाट में है इस प्रकार से। और दोनों के ज्वाइंट कहाँ पे हो रहा है? तो ये भी शेप पे कौन है? तमिलनाडु है। तो यहीं पे नीलगिरी पहाड़ पे पूरी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह, बालक सिंह, भगत जवाहर, ये 1840 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? पंजाब के अंदर हुआ था। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए यहाँ पे मैं दिवस वाला क्वेश्चन रखा हूँ, लेकिन मैं इसे जो है आपको पूरा ओरिजिन बताऊंगा ताकि आपको डायरेक्ट जो है यादें हो जाएगा, माथा में छपेगा। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इस स्लाइड में हमने बीमारी वाला जो दिवस है उसको लिया है, ठीक है।
तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस किसकी रोग है? यकृत की रोग है, यकृत लीवर की रोग है हेपेटाइटिस, ठीक है, ये खतरनाक रोग है। इसके अलावा है ना विश्व गठिया रोग दिवस, ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। गठिया रोग कैसे होता है कि जो हमारे शरीर में ज्वाइंट है, मान लीजिए हमारा ये टांग की ज्वाइंट है ना, ये टांग की ज्वाइंट है, तो जो भी हमारा ज्वाइंट है शरीर में, तो यहाँ पे जो है यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है, यूरिक एसिड का जो है क्रिस्टल जमा हो जाता है, और यही यूरिक एसिड के कारण जो है आपका क्या होता है भाई, गॉट या गठिया रोग हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। अत्यधिक मेहनत करने से ये एसिड भी स्रावित होती है शरीर के अंदर। इसके अलावा विश्व अल्जाइमर दिवस, अल्जाइमर में क्या होता है, ये मेमोरी लॉस की बीमारी है, ये मस्तिष्क की बीमारी है, आदमी भूलने लगता है या फिर कई सारे जो आपका जो मस्तिष्क की फंक्शन है वो बंद हो जाती है। ये 21 सितंबर को मनाया जाता है ना। आपको मैंने बताया था कि शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, तो आप कहते हो भाई माथा में होता है, मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। पिछला क्लास जो बच्चे देखे होंगे, यही जो हमने कह रहे हैं कि हमने किया था, देखा था, उन्हीं को समझ में आएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, ऐसे ही मेरे पास टाइम की बहुत अभाव है, नहीं तो कब का समाप्त कर दिया होता। सीजीएल बच्चे कह रहे हैं, है ना, लेकिन मैं बताऊं कि एसएससी की सारी एग्जाम के लिए आपको देखना है मेरा क्लास, और कोई भी एग्जाम अगर देंगे जहां जीके जीएस आता है, आप अगर देख लिए, 1 साल 6 महीना मेरे साथ गुजार लिए, मेरा लेक्चर सुन लिए, है ना, पीडीएफ वगैरह से प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जनरल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो मैंने बताया कि मैं मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया था, प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इस प्रकार से जरूर ध्यान रखेंगे। फिर हमने उसके भाग बताए थे, हर एक भाग का फंक्शन बताया था, तो यही आपको फायदा होगा अगर आप पूरा क्लास अटेंड करोगे तो पिछले क्लास में देखिएगा। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। यहीं पर हम हार्ट की बात कर लेते हैं कि अपने अंदर कैसा हार्ट होता है। तो स्तनधारी जो ममल्स होते हैं उसमें 4 चेंबर वाली, 2 निलय 2 आलिंद, है ना। उभयचर में 3 चेंबर वाली होती है, उभयचर एम्फीबियन जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। मत्स्य में 2 चेंबर वाली होती है, मत्स्य मछली समुदाय में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो उभयचर है इसमें 3 हार्ट भी होता है, किसमें? मगरमच्छ में। मगरमच्छ जो है रेप्टेलिया में आ जाता है, उभयचर भी कह सकते हो, ऊपर में भी रहता है, पानी में भी रहता है ना। धूप सेकने तो ऊपर में नहीं आता, वो आता है। तो ये जो है आपका इसमें 3 को होता है, अपवाद है। इनके अलावा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। यह गलत जो है यौन संबंध से होता है, या फिर असुरक्षित जो रक्ताधान होता है, ब्लड चढ़ाने की क्रिया, उससे होती है ना। ये नाई के दुकान से फैल सकता है, यानी जिसको एड्स रहता है उसके ब्लड अगर आपके ब्लड में किसी भी तरीके से चला गया तो हो सकता है, ठीक है। ये इस बीमारी में क्या होता है, तो जो शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता है वही नाश हो जाती है, यानी असंक्रामक तत्वों का विनाश हो जाता है। इसके कोई टीका नहीं है भाई। इनके अलावा विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोट नहीं होता, और अगर ब्लड क्लोट नहीं होगा तो क्या होगा, सारा खून बह जाएगा कटने पटने पर और आदमी की डेथ तक हो जाती है। ब्लड क्लोट होने के लिए विटामिन के भी आवश्यक है ना, विटामिन के भी आवश्यक है, और बिम्बाणु भी आवश्यक है जो आपके ब्लड में होते हैं, ठीक है। इनके अलावा विश्व थायराइड दिवस, ये 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड है ना क्यों होता है? थायरॉक्सिन या फिर अब2 ग्रंथि में विकार उत्पन्न के कारण होता है। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? अब2 ग्लैंड से, अब2 ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। अब2 ग्लैंड अपने आप में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि खाली कहेगा तब लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो अब2, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहेगा तो अग्नाशय पंक्रियाज,
ये मिश्रित क्या होता है, ये अंतःस्रावी क्या होता है, यह बहिःस्रावी क्या होता है, मैंने आपको सब बता दिया है। और हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है, अगर ये समझ लिए तभी ये आप समझ पाओगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क होता है ना। देखिए जो हार्मोन होता है ना, ये पूरे शरीर पे एप्लीकेबल होता है। जैसे आप युवा अवस्था में कदम रखते हो तो युवा पूरा शरीर होता है कि खाली जो है आपका हाथे युवा होता है, ठीक है। तो हार्मोन पूरे शरीर पे काम करता है, एंजाइम किसी विशेष एरिया में काम करता है। जैसे भोजन पचाने वाला जो पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को पचाना, उसके लिए अलग से पेप्सिन निकलती है, तो प्रोटीन वाले पोर्शन को तोड़ के पेप्टाइड में बदल देता है, अन्य चीज से उनको कोई मतलब नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, बाद बाकी किताबी लैंग्वेज में तो बड़ी ही जखीरा है ना। तो आपको अपने ऊपर है कि कौन सा सीखना है या फिर पीएचडी करना है। इनके अलावा भारतीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को किसके जन्मदिन पे और किसके सम्मान में, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाए जाते हैं। ऐसे कितने चीज हैं जो आप गिना सकते हो। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ना एस राधा कृष्णन साहब के जन्मदिन पे, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, है ना। तो ये सब ध्यान, विज्ञान दिवस सीवी रमन साहब के जन्मदिन पर, है ना। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखिए, ये जो है भी पूछा जाता है। अभी कल परसों हमने पराक्रम दिवस मनाया है ना, कल ही मनाया ना, कल ही मनाया सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पर। हाँ, तो आज कितने तारीख हो जाएंगे, 24 होंगे फिर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। कैंसर जो है वायरस से होने वाला एक जटिल रोग है, बहुत ही खतरनाक रोग है, और एक बार हो जाने के बाद, है ना, बिरले ही जो है किसी को पूर्णतः ठीक होता है। इसीलिए सबको पता है कि ये कैसे होता है, तो उन तमाम व्यसन से दूर रहें दादा, ठीक है भाई। इनके अलावा कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है ना। कैंसर के उपचार में आप रेडॉन गैस जो आपका नोबेल गैस है उसका इस्तेमाल करते हैं, और कोबाल्ट 60 का भी इस्तेमाल करते हैं। बाद बाकी कैंसर के उपचार में जो है कीमो दिया जाता है, आदमी को कीमो चढ़ाया जाता है। कीमो से क्या होता है, पूरा बाल वगैरह झड़ जाते हैं, पूरे शरीर की बाल हट जाते हैं, पीले हो जाते हैं, एक हिसाब से आपका जो है जल रहा होता है शरीर। इसके अलावा विश्व मधुमेह दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये मधुमेह दिवस जो है ये आपका इंसुलिन के खोजकर्ता बेंटिंग के जन्मदिन 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे, बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। और इंसुलिन कहां से निकलेगा, पंक्रियाज से निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये रेड क्रॉस चिकित्सा मेडिकल के दुकान पर वाला जो आप प्लस का साइन देखते हो, रेड क्रॉस, है ना। तो ये रेड क्रॉस किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। खोजकर्ता कौन थे, हेनरी जी ड्यूनांट थे। इसके मुख्यालय कहां पे है, जिनेवा में स्थित है। इनके अलावा वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किस खेल से है, तो ये तीरंदाजी से है, अदिति गोपीचंद स्वामी। अशोक अदिति भी एक खिलाड़ी है भारतीय, लेकिन ये महिला गोल्फर है। जैसे कि जी मिल्खा सिंह गोल्फर है पुरुष में, वैसे ही भारत में महिला गोल्फर अदिति अशोक है। इनके अलावा 2023 में अर्जुन पुरस्कार आर वैशाली को शतरंज में, तथा क्रिकेट में मोहम्मद शमी को। तो शतरंज में भी इकलौता है, ये इकलौती है, माफ कीजिएगा। और आपका जो है ये मोहम्मद शमी इकलौता है जो क्रिकेट में पाया। हालांकि ब्लाइंड क्रिकेट में एक और अवार्ड दिया गया है अजय कुमार को, लेकिन अजय को, माफ कीजिए कुमार नहीं, है ना। तो यहाँ मोहम्मद शमी को मेन क्रिकेट में एकमात्र क्रिकेटर इस बार मिला है। मोहम्मद शमी 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र में आया भी था। वैसे ही एक फॉर्मली एक स्टेडियम में मैच था महाराष्ट्र के थाना जिला में, तो वहां पे मैंने न्यूज में देखा था, क्योंकि जिस एरिया में आप रहोगे ना गूगल सजेस्ट करता है, न्यूज करता रहता है। इसके अलावा जो ये वैशाली है, आर रमेश बाबू वैशाली, है ना। तो ये जो है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है। ये प्राज्ञनंदा की बहन है ना, प्राज्ञनंदा की बहन है। और भाई बहन का जोड़ा जो ग्रैंड मास्टर बनी ये पहला है। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपको मैं एक और इस फॉर्म में चीज बताया हूं कि पिता और पुत्र, है ना, सन और आपका जो है फादर, ये दोनों CGI रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन, DY चंद्रचूड़ साहब, और उनके पिताजी भी रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा उनके पिताजी 11वें CGI रहे हैं, जैसा कि मुझे याद आ पा रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा
श्री अल्लूरी अर्जुन कुमार, हाँ श्री अर्जुन कुमार ये सही है, श्री अल्लूरी अर्जुन कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा गया है। पारा आर्चरी जो पारा वाला यानी डिजेबल्ड पर्सन वाला, शीतला देवी को यह अवार्ड दिया गया है पैरा आर्चरी में। रेसलिंग में अंतिम पंगाल 2023 में काफ़ी नाम कमाए, अंडर 20 वाले चैंपियनशिप भी जीती है, लगातार 2 बार भी जीती। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में राजीव गांधी के खेल रत्न के नाम से, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। इन तीनों खेल के पुरस्कार में डिफरेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये सिर्फ प्रशिक्षक या कोच को ही दिया जाता है। 2023 में 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 8 प्रशिक्षक को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, तथा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इनके जो है कॉमन जोड़ी कई सारे पदक जीत करके लाए, तो इन्हीं के लिए जो है बैडमिंटन खेलते हैं दोनों, इनको जो है इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न दिया गया। इसके अलावा त्रिलोचन मोहंती जिसे 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस नृत्य से संबंधित है? तो त्रिलोचन मोहंती जो है ये छऊ नृत्य के प्रमुख कलाकार है। छऊ भारत के 3 स्टेट में किए जाते हैं, झारखंड जिसे सरायकेला का छऊ, पुरुलिया का छऊ पश्चिम बंगाल, और मयूरभंज का बिना मुखौटा वाला छऊ उड़ीसा। ठीक है, तो ये छऊ 3 जगह 3 अलग अलग नाम है, जगह के नाम पे दिया गया है। मयूरभंज के छऊ में हम मुखौटों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हाफ क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ही नृत्य जो है केरल के हैं, कथक यूपी या उत्तर भारत के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं, मणिपुरी मणिपुर के हैं, ओडिसी ओडिशा के हैं, सत्रिया असम के हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, सत्रिया के संचालनकर्ता में नाम किसका आएगा? श्रीमंत जो है शंकर देव। ठीक है, इसके अलावा एक कथकली कुचिपुड़ी में पूछता है सिद्धेंद्र योगी। कथक को आगे बढ़ाने में ये कौन? पंडित बिरजू महाराज। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इनके अलावा मैंने नृत्य का जो है क्लू बता दिया था किसमें कैसे पहचानना है। भरतनाट्यम में तो गिनी चुनी है तो मैं आपको बता ही दिया था, इसमें भरतनाट्यम में नर्तकी नटराज को याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति को, मृणालिनी साराभाई को, पद्मा सुब्रमण्यम को, टी बाला सरस्वती को, तो इसमें क्लू नहीं दिया था। कुचिपुड़ी में रेड्डी फैमिली क्लू है। कथक में जो भी आपका महाराज सरनेम है वो आ जाएगा। इसके अलावा मणिपुरी में सिंह सरनेम और झावेरी बहन आ जाता है। ओडिसी नृत्य में आपका महापात्रा साई ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा सत्रिया नृत्य असम का है तो असम का सरनेम बोरबयान, क्या है भाई? बोरबयान। ये सब जो है आपका सत्रिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। बाद में कि भरतनाट्यम को सादी रट्टम भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में किस नृत्य की बात हो रही है? छऊ की बात हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन छऊ से बना था, तो इस जो है यहाँ पे छऊ को रिलेट कर रहा है। नॉन प्रोनाउन तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे इलियाना सिस्टारिस्टी ये भी छऊ कर लेती थी। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इलियाना सिस्टारिस्टी जो है उस दिन मैं आपको बताया था, है ना, कि भाई इलियाना सिस्टारिस्टी किस देश के रहने वाले थे, तो ये कौन से क्लासिकल डांस भी कर लेती थी। आज आप छऊ के बारे में भी इनको जाना कि ये छऊ भी कर लेती है। मकर ध्वज दरोगा अवार्ड मिल चुके हैं। गोपाल प्रसाद दुबे, केदारनाथ साहू, गुरु शशिधर आचार्य ये सभी के सभी छऊ के प्रमुख कलाकारों में से हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब राष्ट्रपति के बारे में जो भी एप्लीकेबल नहीं है उनको छांटना है आपको। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, एकदम बुलाते हैं। आर्टिकल 108 के अनुसार ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में वर्णित है, एकदम वर्णित है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। राष्ट्रपति जो है संसद के कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ, बाद बाकी 3 सही है। राष्ट्रपति बनने हेतु आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 61 तक पकानी कोका दियोदशम का फॉर्म कई बार समझा चुका हूं। ये लगातार रिलेशन रखता है राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति भारत में क्या होते हैं? तो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन नाम मात्र के। अगर आपसे वास्तविक प्रधान कहे तो प्रधानमंत्री, या फिर जो कैबिनेट की पावर है उसकी यूटिलाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो भी प्रधानमंत्री। भारत राष्ट्रपति को संसद की ज्वाइंट सीटिंग बुलाना
सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की ट्रांसफर तबादला, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, क्षमादान का अधिकार है 72 में। ये सब जो है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के रूप में उन्हें दिया गया है। राष्ट्रपति निम्नलिखित मंत्रीगण तथा वरिष्ठ पदाधिकारी की जो है नियुक्ति करते हैं। ये कौन कौन है? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जब प्रधानमंत्री के बाद जो है अन्य मंत्री की नियुक्ति करना होता है तो प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इनके अलावा राज्यों में राज्यपाल, ये कनाडा के संविधान से प्रथा प्रेरित है। अभी हाल में एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बना है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। एनके सिंह का जगह लिया है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, यूपीएससी के सदस्यों को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा है ना जो निर्वाचन आयोग में एगो तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो राजीव कुमार है और चुनाव आयुक्त होता है, तो सबका जो है आपका कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी जहां पे विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहां के मुख्यमंत्री यानी केजरीवाल की नियुक्ति कौन किए होंगे? तो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। इनके अलावा संघ के मंत्री राज्यों के राज्यपाल तथा है ना संघ के मंत्री राज्यों के राज्यपाल तथा भारत के महान्यायवादी, ये तीनों ऐसे हैं जो एक सेकेंड भैया सॉरी, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक विश्वास प्राप्त है, जब तक चाहते हैं। इनके अलावा भारत में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो के अधिकार दिया गया है? तो 3 प्रकार की वीटो का अधिकार है, वीटो, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? महाभियोग किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी हो और भूटान भी बहे तो ये है वांगछू नदी। कौन सा भैया? वांगछू, है ना। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है, जहां पर इसे स्थानीय भाषा में यानी तिब्बत में सांगपो और भारत में जब आता है तो इसे देहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में लोहित, बराक, सुबनसिरी, तीस्ता, मानस इत्यादि जो है प्रमुख है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये धुबरी से सदिया को जोड़ते हैं और एक जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी जो है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और एक जो स्थित है ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, ठीक है। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर स्थित माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष माजुली फेस्टिवल सेलिब्रेशन कहाँ होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रांगण में यानी माजुली असम में। इसके अलावा शंख नदी और कोयल नदी के संगम से कौन सी नदी बनती है? ब्राह्मणी नदी। कहाँ पर होगा ये ब्राह्मणी नदी? ऑप्शन दे रहे हैं छत्तीसगढ़, है ना। ऑप्शन में दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा वाला, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और एमपी। बताइएगा कि इसमें जो है कहाँ पे ये ब्राह्मणी नदी बहती है। अलकनंदा और भागीरथी संगम बना के बनाती है गंगा, और ये कहाँ बनाती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। भूटान और भारत के पड़ोसी देश हैं। अधिकांश जनसंख्या कैसा है भैया भूटान का? बौद्ध धर्म के हैं। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जोखंगा। भूटान की सर्वोच्च चोटी गंगाखर पुनसुम। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। भूटान में तस्चु नामक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए जहां भी ये तस्चु लिखा रहे तो भूटान की त्योहार हो गया, हालांकि ये अलग अलग त्योहार में है, वहां पे और भी नाम है, लेकिन आपको ये तस्चु शब्द जो है कॉमन याद रखना है कि ये भूटान में मनाया जाता है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 में जो लॉस एंजलिस के अंदर ओलंपिक आपका होगा तो उसमें किस किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दे दी है या फिर हरी झंडी दे दी है? तो ये है जी आपका स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल। ये तीनों खेल आपका जो है 2028 की ओलंपिक जो होगी लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर, तो उसमें शामिल किया जाएगा। अभी 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल होना है, ठीक है। ओलंपिक की शुरुआत की बात करेंगे 1896 में होती है। भारत भाग लेना स्टार्ट 1900 ईस्वी से करते हैं, और जो 1900 ईस्वी की ओलंपिक होती है वो पेरिस में हुआ रहता है। और 2024 में जो ओलंपिक होगी ये भी कहाँ पे होगी? तो ये भी पेरिस में ही होगी। इसके अलावा 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगी। 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली के कोर्टिजोना में होगा। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 21 में टोक्यो जापान में कराया गया था। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक चीन में कराया गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड कब मिला था? तो 1928 में मिला था एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। हॉकी में अब तक भारत को 10 गोल्ड मिले। सॉरी यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे
दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे हॉकी काट दीजिए, हॉकी में काट दीजिए। भारत को अब तक 10 गोल्ड मिला है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा नीरज चोपड़ा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चार्ट के उल्लंघन में किस देश के सरकार को जो है ओलंपिक से रिस्ट्रिकेट कर दिया है? तो ये भैया कौन है भाई, है ना, आपका कौन है भाई, निलंबित कर दिया है, तो ये रूस हो जाएगा। इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर नहीं लिखा। ठीक है, ये आंसर क्या फैक्ट है ना, तो लिखा ही होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चार्ट ओलंपिक आरोप पर रूस को, अच्छा यहाँ पे लिखा है, रूस को ओलंपिक समिति से निलंबित कर दिया है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे थोड़ा सा स्टार में पढ़ लेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार जिन खेलों को समावेशित किया गया, पहला पैरा खेलो गेम जो अभी दिल्ली में हुआ है 23 के अंदर, तो इस खेल में शामिल किए गए थे कितने? 7 खेल। तो वो जरूर ध्यान रखिए दोनों बात को कि भाई पहली बार जो है राष्ट्रीय गेम जो अभी 37वां राष्ट्रीय गेम में उसमें कितने नए खेल को एंट्री मिला, और ये जो पैरा वाला खेलो इंडिया गेम हुआ था उसमें कितने खेल शामिल थे और कौन कौन से शामिल थे। तो ये कर लीजिएगा पिछला अपलोडेड वीडियो देख के। इसके अलावा सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अन्य नेशनल पार्क में आएंगे तो बिरहद नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है बताइएगा? तो ये उत्तराखंड में भाई, चलिए मैं बता दिया। पीन वैली नेशनल पार्क, ये सभी के सभी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इनके अलावा जो है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, देखिए सलीम अली को ना भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। रॉकेट मैन K सिवान को कहा जाता है ना। पैडमैन अक्षय कुमार को कहा जाता है। ये मैं ऐसे बता दिया, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा पैडमैन वाला, तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। बाद में की कृषि जो हरित क्रांति है MS स्वामीनाथन साहब लाए थे। वर्गीज कुरियन को दूध वाला जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है उसके लिए जानते हैं सब, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो जम्मू कश्मीर में है तो सलीम अली है, दांचीगम है, किश्तवाड़ है। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क, ये आपका लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क जो लद्दाख की सबसे बड़े के साथ साथ इंडिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में होगा। मरुस्थलीय नेशनल पार्क, केवला देवी घाना पक्षी विहार है ना, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री टैक्स संग्राहक को क्या कहा जाता था? तो जो भाई टैक्स कलेक्ट करते थे मौर्य काल में, बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे राजस्व विभाग का, तो उसे जो है समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, जो किसे हराए थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक किसे? धनानंद को। और ये धनानंद को हराने में कौन सहयोग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य का? तो चाणक्य। कब गद्दी पे बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य? 322 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो मेगास्थनीज आपका इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, और इस इंडिका में आपको पता चलता है कि भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया गया था। चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब की रचना की जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र नामक किताब जो है ये आपका, है ना, राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का वर्णन या जानकारी आपको देता है। इसके अलावा मौर्य वंश के बारे में जानकारी विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और हमारा इंडिका से प्राप्त होता है। इंडिका भी किताब मेगास्थनीज का। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक हुए जो बिंदुसार के पुत्र थे, और अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक हुए थे। ठीक है। इनके अलावा जो आपका तोसली जो है ना, ये मौर्य प्रांत में मिलाया गया बाद में कलिंग युद्ध के उपरांत। तोसली को मिलाया अशोक ने। ठीक है, नींद लग रहा है। इसके अलावा सांची के स्तूप का निर्माण कौन करवाए थे? अशोक ने। अपने जो अशोक जो बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए थे, उपगुप्त से लिए थे। अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे, महेंद्र और संघमित्रा को। कहाँ पर? श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। इसके अलावा मौर्य काल में पुरोहित या मंत्रीगण को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री, एक सेकंड, पुरोहित या मंत्री जो प्रधानमंत्री रैंक के जो होते थे उसे पुरोहित या मंत्री कहा जाता था। ये उल्टा लिख गया एक्चुअली। इसके अलावा राजा का उत्तराधिकारी कौन होता था? युवराज आज भी होता है। राजकोषीय कोषागार का प्रधान यानी कोषाध्यक्ष को सन्निधत्ता कहा जाता था। ठीक है। फौजीदारी न्यायालय का न्यायाधीश को प्रदेष्टा और दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। मैंने आपसे बताया है कि मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय जो है काफी दिन तक चले, है ना। ये
एक फौजीदारी था और एक दीवानी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मौर्य काल के दौरान 2 प्रकार के न्यायालय थे, है ना, तो ये कौन कौन से थे भैया? कंटक शोधन, इसमें फौजीदारी मामला आता था, एगो था धर्मस्थीय, इसमें जो है फौजीदारी के इतर जो भी मामला थे वो आते थे। इनके अलावा मौर्य प्रांत के 4 विभाग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य क्षेत्र और अवंतीपथ। बाद में 5वां कलिंग, कब? कलिंग विजय के उपरांत। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, है ना। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है? कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 गो सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में 2+1 के रेशियो में सदस्य था, तो एगो अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, तो 3 गो हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता कौन किए थे? फजल अली, है ना। कब? 1953 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में नए राज्य की गठन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, ध्यान रखिएगा। संसद जो है नए राज्य का गठन कर सकता। भाषाई आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा जो है किन्हें दिया गया? तो 1969 में असम और नागालैंड को दिया गया। जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ठीक है। इनके अलावा 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण 2019 में हुआ है। ये यूटी बना था 2019 में, जैसा कि आप जानते हैं। इनके अलावा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो आप कहोगे 7 मतलब 1+6। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल गंदे नालों के उपचार में किया जा सकता है? तो गंदे नाले के उपचार में जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड है, और एक ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे जो है बुझा हुआ चूना कहिए, या फिर चूना का जल भी कह सकते हैं, चूना का जल भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपका, है ना, एक नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपका गंदे जल के उपचार में भी इस्तेमाल करी जा सकती है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है भैया, खाने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। खाना बनाने, अचार बनाने इत्यादि में काम आएगा, बर्फ वगैरह को पिघलाने, आइसक्रीम बनाने। सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है? ये है जी आपका सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो एक तो आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम कहते हैं जी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ फेरिस का जो है ये रासायनिक सूत्र है आपका क्या भाई? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका होता है CaSO4 और फिर H2O होता है, ठीक है, निर्जलीकरण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बच गया, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? खाने वाला सोडा। ये कहाँ इस्तेमाल होगा? बिजली बनाने, खाने वाला सोडा, एक सेकेंड, बेकरी उद्योग में इस्तेमाल होगा, बिस्किट बनाने में उपयोग होगा, या फिर खाना बनाने में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मिठाई रसगुल्ला सब बनाने में भी। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसमें उद्योग में कौन कौन कहाँ काम आता है? चमड़ा उद्योग में, है ना। मृदा को खेती योग्य बनाने में जब ज्यादा एसिडिक आपका जब मिट्टी हो जाता है तो उसमें चूना मिलाकर कम किया जाता है। गंदे नालों को उपचार में ये सब में काम आता है आपका कौन सा भैया? पहला, है ना, यानी आपका एक सेकेंड CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, भोजन बनाने, अचार बनाने, ये तो काफी कॉमन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? ये समझ लिए, निर्जलीकरण के प्रोसेस से होती है। इसका रासायनिक नाम, है ना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 H2O। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल की बात करेंगे तो टूटी फूटी हुई लकड़ियों को जोड़ना, हड्डियों को जोड़ना, डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर जो करता है ना। गृह निर्माण में यानी बिल्डिंग मटेरियल में काम आना, जो फर्श को चमकाते हैं उसमें काम आना, खिलौना इत्यादि बनाने में काम आती है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना, इसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा या आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है और भोजन बनाने में किया जाता है, ब्रेड निर्माण में किया जाता है। अग्निशामक क्षारीय मिट्टी को, अत्यधिक क्षारीय मिट्टी को, माफ कीजिएगा, अत्यधिक क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं, और अम्लीय को उपजाऊ बनाने के लिए हम चूना मिलाते हैं। सियोंग रिवर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में सियोंग रिवर, एक्चुअली सियोन रिवर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। हाल में अरुणाचल प्रदेश के ने LAC के पास सियांग ब्रिज का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब के द्वारा करवाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहारों में लोसर, मोपिन, सोलुंग, है ना, लोसर, मोपिन, सोलुंग, पंगसिया विंटर फेस्टिवल, संकेन फेस्टिवल, सीडोनी महोत्सव, तुरंगिया महोत्सव, ड्री फेस्टिवल, ये सभी के सभी फेस्टिवल कहाँ का है?
जो है ये आपका अरुणाचल का है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, क्या भैया, नेफा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की पहली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, अरुणाचल प्रदेश की पहली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम है ना, नरेंद्र मोदी 2023 में इसका उद्घाटन भी किए थे। नाम है इसका डोनी पोलो, जो सूर्य और चंद्रमा के नाम पे रखा गया है। पहले बताया हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है। राघव राज भट्ट और मंगला भट्ट एक्चुअली, राघव राज भट्ट और मंगला भट्ट को 2019 में संगीत नाटक अकादमी किस क्षेत्र में दिया गया, कथक नृत्य के लिए दिया गया था। कथक नृत्य उत्तर भारत की नृत्य है, जो यूपी भी कह सकते हो या फिर उत्तर भारत कह सकते हो। इसके अलावा इसके अन्य कलाकारों में आएंगे, है ना, सबसे पहले सुष्मिता मिश्रा को जो है अभी हाल में मिला है कथक के लिए। तो सुष्मिता मिश्रा को कथक नृत्य के लिए 2023 में संगीत नाटक अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अलग है, संगीत नाटक अमृत अवार्ड अलग है। मैंने बताया था कि 75 साल की उम्र भी हो गई हो और इस प्रकार का प्राइज अगर नहीं दिया गया है किसी भी कलाकार को जो आर्ट एंड कल्चर सेक्टर से जुड़ा है, अच्छा खासा नाम कमाया है, तो उनको संगीत नाटक अमृत अवार्ड दिया जाएगा। 2023 के लिए 84 कलाकार को दिया गया है। ठीक है भाई। कथक उत्तर भारत की नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, जिसमें हिंदुस्तानी कला के साथ साथ जो इस्लामी कला का समावेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस नृत्य को संरक्षण जो है बाजिद अली शाह से मिला था। कथक नृत्य के अन्य कलाकारों में पंडित बिरजू महाराज, है ना, नालिनी कमालिनी अस्थाना, सुष्मिता मिश्रा, सितारा देवी, सरस्वती सेन एक्चुअली, शोभना नारायण, उमा शर्मा, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, विद्या गौरी अडकर, कालका प्रसाद, कुमदनी लखिया, रोहिणी भाटे, कुमकुम धर। ये सभी के सभी कहाँ से हैं, तो ये सभी के सभी कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा किस मंदिर को दिया गया है, तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा तट मंदिर को दिया गया है। तट मंदिर भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। 2023 में जो है इसको दर्जा दिया गया है ना। इसके अलावा होयसल के मंदिर समूह और शांति निकेतन, इन दोनों को 2023 में यूनेस्को में जगह दिया गया है। हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के भूतपूर्व नेता रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया जाने की बात कहा जा रही है। ये आंकड़ा बदल भी सकती है, इसीलिए यहाँ मैं क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, तभी फुल्ली विश्वास न करें। इनके अलावा भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गाँव मोढेरा, सांची भारत का पहला जो है सोलर सिटी बना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनगणना 11 के अनुसार सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय किसकी थी, तो भाई भील की थी। भील 1.26 करोड़ है ना। दूसरा स्थान जो है भील के बाद जनगणना क्या भाई आपका जो है कौन सा जनजातीय समुदाय, हाँ, दूसरा स्थान है भील के बाद गोंड का। ठीक है ना, भील के बाद गोंड जाति सबसे ज्यादा है इंडिया में। और तीसरा स्थान पे है संथाल। संथाल कहाँ मिलेगा, झारखंड उस साइड में, है ना, छोटा नागपुर के साइड में। गोंड वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है आपको मध्य प्रदेश वगैरह में, है ना। इसके अलावा 2011 में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय के लोग कहाँ, मध्य प्रदेश में। और सबसे जो अधिक आपका SC जनसंख्या रहते थे, यानी अनुसूचित जाति, ये उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट बनके 1927 में तैयार हुआ था। 1928 में भारत आ गया था। इसे गोरों का कमीशन कहा गया था। इसी के जो है विरोध में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के शिकार हुए थे। अगला है कि जनगणना 2011 की अगर आप और समझने चाहते हैं तो टॉपिक वाइज में जाके जनगणना वाली वीडियो देखिए। इसके अलावा प्राचीन काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी भैया मिथिला या विदे, जहाँ से मैं हूँ। इसके अलावा प्राचीन काल में महाजनपदों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 16 भागों में बांटा गया था। और इन 16 भाषाओं के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है आपको, तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। कहाँ मिलती है, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इसके अलावा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मुंगेर के सभी, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या श्रावस्ती जो है या अयोध्या या फैजाबाद, तो फैजाबाद पहले नाम था, अयोध्या हो गया, यहीं पे श्रावस्ती है। और श्रावस्ती में कवि जो है आपका प्रसेनजीत नामक राजा भी हुआ करता था। और आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। पहला और सर्वाधिक में बहुत फर्क है। ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अवंती की राजधानी उज्जैनी, और अवंती की दो राजधानी, वो तो उज्जैनी था, वो
महासमती था। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये थी जी आपका राजधानी से संबंधित बात। इसके अलावा उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम दिन मल्लों के संरक्षण में ही गुजारे, इसीलिए इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। किस राज्य के सरकार ने हर घर सोलर अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दादा आपका उत्तर प्रदेश के सरकार ने। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी के जन्मदिन पे आपका जो है हर घर सोलर वाला जो है प्लान लॉन्च किया गया है ना। और ये कौन से 2 जगह पे किए जाएंगे? तो लखनऊ और बनारस में किए जाएंगे। रूफटॉप योजना सोलर सिस्टम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना गन्ना की खेतीहर के लिए चलाया गया था। अयोध्या में बने हवाई अड्डे का नाम बदलकर वाल्मीकि, अयोध्या में जो हवाई अड्डा है ना उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है ना। ये भी नया ही है। इनके अलावा कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा ये किस ऋतु के बाद आती है? तो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। ठीक है, ये प्री मानसून वर्षा है जो कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम ये जो है फसलों के लिए अच्छा होता है। ये कर्नाटक आदि के क्षेत्र में साउथ भारत में आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम तो हो ही गया, चेरी ब्लॉसम होगा, ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम ये यहाँ पे आता है। इसके अलावा जो आपका आम्र वर्षा होता है, अम्ल वर्षा लिखा गया है, चलिए अम्ल वर्षा भी समझा देंगे, इसको करेक्शन करके देंगे भाई। आम्र वर्षा जो होता है ये भी केरल और तटीय कर्नाटक में आता है। ये भी प्री मानसून वर्षा है। ठीक है, और ये भी फलों के लिए अच्छा होता है, यानी आम से स्पष्ट है कि आम के फलों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक अम्ल वर्षा था अभी, जब वर्षा के जल में पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और SO2 और NO2 जो है आपका अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो आपका संगमरमर वगैरह को क्षति पहुंचा रहा है, जो ताजमहल की रंग लेस हो रहा है, ये अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। अम्ल वर्षा फिर से यहाँ पे लिखा है, ये तो बता ही दिया ना कि आम्र वर्षा क्या है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। उसमें भी वर्षा का सबसे अधिक स्रोत कहाँ से आता है? तो अरब सागर से आता है जो है 60% वर्षा और 40% बंगाल की खाड़ी से। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कब से कब तक होती है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है जून से सितंबर तक। ठीक है, समूचे भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? तो लगभग 110 से 113 सेंटीमीटर सालाना औसतन, इसमें से कोई भी बीच में हो सकता है। वृष्टि छाया प्रदेश में कम वर्षा होता है। नाम से ऐसा लग रहा है भैया वृष्टि छाया प्रदेश, बोलते हैं तुम हमारे छत्र छाया में रहो, है ना, फायदा में रहोगे। तो भाई वृष्टि छाया, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा वर्षा होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब ये वृष्टि छाया क्या होता है मैंने आपको बता चुका है कि जब बादल बनकर जब चलता है बादल आगे, है ना, वाष्प जो बादल बन के टकराता है किसी अवरोध से, तो जहां टकराता है इसके इसी साइड, इस साइड, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ी वाला एरिया है और यहाँ से ये जाके इधर से टकराया, तो टकराया तो इसके ऊपर, इसके मतलब इस साइड पूरा वर्षा हो गया, इसके जो पछवाड़ा वाला साइड है उधर वर्षा नहीं होगी। तो जो पछवाड़ा वाला साइड है उसे ही वृष्टि छाया नाम दिया गया है। समझ रहे हैं, बताए थे हमने, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके तो वृष्टि छाया में कम वर्षा होता है। सबसे अधिक वर्षा आपके मेघालय में खासी और जयंतिया पर्वत पर जो है प्राप्त करता है। और मेघालय में भी मासिन राम स्थान है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, वो भी दुनिया में। ठीक है, यहाँ पे हजार सेंटीमीटर से भी अधिक जो है 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक सालाना वर्षा हो जाती है। इसके अलावा वर्तमान भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जिला किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है भाई, तो वर्तमान में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास, उसमें सबसे अधिक जिला जो है जम्मू कश्मीर में 22 जिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे कम जिला लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में 1 जिला है। हाँ, तो एक ही जिला है, तो इसमें जिला उला का कोई टेंशन नहीं। कहाँ रहते हो भाई? लक्षद्वीप में। बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम बिहार के पटना में रहते हैं, कि औरंगाबाद में, कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या लखनऊ में, तो ऐसे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लक्षद्वीप को तो सीधे बोलो मैं लक्षद्वीप का हूँ, क्योंकि 1 जिला है। इसके अलावा सबसे पुराने केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी का निर्माण 1954 में किया गया था। बाद में 1956 में भी किया गया, फिर अभी 2019 में भी लेटेस्ट बना है। और 2020 भी एक यूटी के नाम से क्वेश्चन है भाई कि 2 को मर्ज किया गया था 2020 में, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनने के लिए तो पग पग पे क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है और चीजों को रिलेट करके पढ़ना है।
है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 11 गो जिला है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में बना था। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है ना। और सबसे जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से लक्षद्वीप सबसे छोटा है, मात्र 32 किलोमीटर की जो है एरिया है लक्षद्वीप का, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का है, सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली का है और सबसे अधिक साक्षरता आपका लक्षद्वीप का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक साक्षरता जो है ये लक्षद्वीप का है ना, केंद्र शासित प्रदेश में 11 के डाटा के अनुसार। केंद्र शासित प्रदेश में शासन व्यवस्था कौन चलाते हैं, उपराज्यपाल या प्रशासक, है ना। अब ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग होते हैं कि कहाँ उपराज्यपाल कहे जाएंगे और कहाँ आपका प्रशासक कहे जाएंगे। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल होता है ना। इसके अलावा संविधान के 8 केंद्र शासित प्रदेश में संविधान के 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, संविधान के भाग 8 जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। जो 22 भाग है, 25 भागों में विभक्त है, तो जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश को रिलेट करता है। केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का जो गठन है, जैसे आप दिल्ली और पुदुचेरी में देखते हैं कि विधानसभा है, तो जो विधायिका का उनके अंदर गठन का प्रावधान है, ये आर्टिकल 239A में दिया गया है। ये VVI आर्टिकल है, कई दफा आपके एग्जाम में इसके भाग भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और आर्टिकल ये 239A। इसके अलावा 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करी गई थी, है ना, ये कि यूटी के अंदर विधायिका वाली बात। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के पास अपना विधानसभा है। तो अगर आपसे कल होके कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग ले सकते हैं, किस यूटी के सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, आंसर है भाई पुदुचेरी और दिल्ली। इसका क्या रीजन है आप मुझे समझा के लिखिएगा कि क्यों लेते हैं। इसका जो है आपसे मैं बता ही देता हूं, क्वेश्चन दूसरा पूछ लेता हूं, नहीं तो लंबा लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के जो आपका विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ जिस भी यूटी में आपका विधानसभा है वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो इसीलिए दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, इसी वीडियो से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग मुझे बताइएगा। इसी वीडियो से एक क्वेश्चन रहेगा कि जो है थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूं ताकि मुझे याद आ जाए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन एक पूछूंगा और आप लोगों को जो है जवाब जरूर देना है। इससे मुझे पता चलता है कि अंत तक आप देखे कि नहीं देखे, ठीक है ना। चलिए आप लोग यहीं से बताइएगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी अवधि कब से कब तक होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में। PDF के लिए कोई भी बात करनी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप PDF लिख के भेजिए, आपको सारा बात समझा दिया जाएगा PDF कैसे प्राप्त की जाती है। जय हिंद दोस्तों।